लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार एक परिचय को देखेंगे और ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा यानी वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है। और इम्तियाज़ अहमद जी का है और अनिश कुमार दोनों जी का ये आपका बिहार स्पेशल है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और ये नवीन संस्करण ही है। यहाँ पे देखिए, अब अगला आपका यहाँ पे बताना है कि जितने भी पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको जितने भी पॉइंट है उसको कवर करेंगे, या आज हम लोग जो देखेंगे ना वो स्पेशली हम लोग देखेंगे आपको बिहार का इतिहास एवं संस्कृति को देख लेंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी कुछ प्रश्न है तो उसको भी हम लोग कवर अप करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जितना बन पाता है देर का वीडियो तो उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि बिहार का राजनीतिक मैप है, ठीक है। तो ये आपका मैप आप जैसे कि देखिए, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके अलावा आपका सुपौल हो गया, अररिया और किशनगंज हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊपर में जितने भी आपका प्रश्न दिए हुए हैं इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार का जो इतिहास है उसके इतिहास का स्रोत को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको पूछा जा रहा है क्या कि ये आपको बताना है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोतों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका जो होगा, बिहार के जो इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है वो स्पेशली किस किस चीज़ों से मिलती है। तो ये आपका हो गया क्या, भग्नावशेष हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, देन आफ्टर आपका अभिलेख हो गया और शिलालेख और धार्मिक ग्रंथ भी हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी का स्रोत है जो उपयुक्त सभी है, यह भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी और धार्मिक ग्रंथ भी पटना प्राचीन पाटलिपुत्रा के आपके जानकारी के स्रोत है। अगला आपका पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका प्राप्त हुआ है जो है वो आपका क्या है, तो सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देख भी सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, तो आपका पाटलिपुत्रा छोड़ के पालीपुत्र लिखा हुआ है, तो पाटलिपुत्रा होगा यहाँ पे। इसको छोड़ करके आपका लौरिया अरेराज हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, सहसराम से हो जाएगा और रामपुरवा से हो जाएगा। तो 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अशोक का शिलालेख प्रथम लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो लघु शिलालेख जो प्राप्त हुआ था अशोक का, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है सहसराम से, ठीक है। तो याद रखिएगा, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है तो आपका सहसराम से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अगला कहा जा रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो ये आपकी क्या है, तो आपकी प्राकृत जो है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, आपका 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या है कि बिहार में प्राप्त जो आपका प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है, तो 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख के किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए। तो मौर्यकालीन जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, तो ये पाटलिपुत्रा से प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा। तो पाटलिपुत्रा से जो है मौर्य के कालीन अभिलेख नहीं मिले हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बोला जा रहा है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपका उपयोग सभी से, यानी पाटलिपुत्रा से, बराबर से और आपका राजगीर, तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो 8 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका कहा जा रहा है कि बिहार पर जो है वो गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पे गढ़वालों का आधिपत्य का जो प्रमाण मिलता है वो मनेर ताम्रपत्र से आपको मिलता है, ठीक है। तो ए आंसर आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका है आपका तुगलक वंश का जो है वो आपका राजवंश से
तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, तुगलक वंश। ठीक है। अगला आपको पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है क्या कि आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बशाती नूल उन्स का मूल्यवान स्रोत है। बशाती नूल उन्स का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो तिरहुत है। आपका 11 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन थे? तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री जो थे वो उपयोग सभी थे। फाहियान भी थे, युआनसांग भी थे और इत्सिंग भी थे। ठीक है, तो सभी थे। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जाए तो मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। तो प्रथम विदेशी यात्री जो थे वो मुल्ला तकिया थे। आपके 13 का आंसर बी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा, मुल्ला तकिया। ठीक है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन सा बिहार नहीं आया था? तो ये आपका जो फ्रांसिस बर्नियर था वो आपका बिहार नहीं आया था। और देखिए मैंड्रिक आए थे, उसके अलावा जॉन मार्शल और पीटर मुंडी सब आया था, लेकिन फ्रांसिस बर्नियर यूरोपीय यात्रियों में नहीं आया था। बहरिस्तानी गैबी की किसकी रचना है? बहरिस्तानी गैबी किसकी रचना है? तो ये मिर्जा नाथन की रचना है। बहरिस्तानी गैबी मिर्जा नाथन की रचना। ठीक है, 15 का बी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि मृतुल अहवाल की रचना है? मृतुल अहवाल जो है मुल्ला तकिया की रचना है। 16 का सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि 17 नंबर प्रश्न मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो आपका मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है कृति लता है, कृति पताका व रत्नाकर भी जो है मध्यकालीन मिथिला के आपके जो है स्रोत है। तो ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न, तो आपका क्या है? बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो उपयोग सभी से मिले हैं। आपका धातु प्रस्तर युगीन अवशेष जो मिले हैं वो सभी जगह से मिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से चिरांद यानी छपरा से, चेचर यानी वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से भी मिले हैं धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो इस तरह से 18 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो मिले हैं वो आपके उपरोक्त सभी से मिले। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। तो लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगंज चंपारण से, और रामपुरवा जो है वो चंपारण से मिले हैं। ठीक है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो 19 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका देखिए 20 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये आप गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में बिहार के जो है वो आपका प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी मिली है। ठीक है, तो ये आप अफसर से प्राप्त जो आपका अभिलेख मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा अफसर कहाँ है? तो ये आपका गया में है। आपका 21 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णाको का लेख तथा शाहपुर पटना, ठीक है, एवं मंदर यानी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो ये बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्णांक का लेख एवं शाहपुर पटना एवं मंदर यानी बांका से प्राप्त अभिलेखों से जानकारी मिलती है। परवर्ती वंश के बारे में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देव वर्णांक के अभिलेख से में जो है परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 21 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। एक तो है आपका देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है पाल शासकों के बारे में आपका जानकारी। नारायण पाल एवं नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्राभिलेख से मिलता है। और आपका महिपाल प्रथम की नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से जो है महिपाल प्रथम के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला 23 का प्रश्न देखते हैं। तो आपका 23 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो बिहार के किस प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो अथर्ववेद है। तो 13 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपका स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए कहा जा रहा है कि नालंदा के सराय टीला में खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये पाल काल का बौद्ध जो है वो बिहार प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पाल काल के बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि बौद्ध जो साहित्य विनय पिटक और दीर्घ पिटक से प्राप्त मिलती है। तो आपका बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है वो आपका उपरोक्त ए और बी दोनों के बारे में मिलती है। कि विनय पिटक और दीर्घ पिटक जो है वो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी देता है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी इससे आपको जानकारी विनय पिटक और दीर्घ पिटक से मिलता है। तो आपका 26 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बिहार जो है वो बिहार में बड़े पैमाने पर जो है उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता था। तो ये आपका पुरातत्ववेत्ता थे आपके कनिंगंटी का 27 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो ये आपका है कनिंगम हो जाएगा। ठीक है, बड़ा गांव यानी नालंदा बिहार का पता कनिंगम ने लगाया था और ये बड़ा गांव कहाँ है, तो नालंदा में है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं। कहाँ से, नालंदा महाविहार यानी बड़ा गांव से मिले हैं 2 अभिलेख, जिसपे नालंदा का नाम क्या है, उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में बताया जा रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बिहार शरीफ से। कनिंगम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। ठीक है, वो इसने तो आपका कनिंगम ने। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की थी। तो किसकी खोज की थी, तो देखिए केसरिया स्तूप चंपारण वाला, लौरिया अरेराज जो का अशोक स्तंभ है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए। 30 नंबर प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है, तो विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या फिर सतनाम उपहार में दिए यह कहाँ वर्णित है। तो ये विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण एवं सतनाम उपहार में दिए, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। तो मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, या संस्कृत लिपि में लिखा गया है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है। तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, आप जब लूसेंट खोलेंगे तो उसमें अभिलेखों के बारे में दिया हुआ। तो ये जो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार से प्राप्त पहला दूरभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित। तो ये शेरशाह के द्वारा शेरशाह के मध्यकालीन शासक से संबंधित है। तो ये आपका पहला द्विभाषी अभिलेख है। अगला बोला जा रहा है कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो ये आपका जो था अकबर पहला शासक था, जो मुगल शासक था, जो आपका पहला अभिलेख इसका बिहार में मिलता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन जो है वो ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो ये आपका दीर्घ निकाय जो है आपके जानकारी का स्रोत है। 34 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी। सियर उल मुताखरीन की रचना जो है गुलाम हुसैन तख्तबाई ने की थी। तो सियर उल मुताखरीन की रचना जो है गुलाम हुसैन तख्तबाई ने की थी। तो 35 का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको
आपको यहाँ पे रचना और रचनाकार का नाम बताना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो स्पेशली ए का जो हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी आप देख सकते हैं, रियाज उस सलातीन जो है गुलाम हुसैन अली की है। उसके अलावा तारीक़ शेरशाही है तो ये अब्बास शेरवानी की है। बख्तियात मुस्ताकी जो है वो रिजकुल्ला की है। और आपका अफसनाए शाह जो है शेख कबीर की है। और उसी तरह से आपका बशातिन उनसे जो है वो इख्तिसान दहलवी की है, ठीक है। तो ई का आपका 4 हो जाएगा। तो आप बी इस तरह से आप देख सकते हैं कि 36 का बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 36 का बी आंसर सही है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 37 नंबर प्रश्नों को अगर देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुल्ला तकिया जो यात्री था, तो मुल्ला तकिया कहाँ मुल्ला बहबहानी यात्री था, तो ये आपका ईरान का रहने वाला था मुल्ला बहबहानी, ठीक है। ये क्योंकि मुल्ला तकिया हमने ऊपर पढ़ा ना, तो इसीलिए ध्यान में वही रह गया था, सॉरी उसके लिए। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, तो ये आपके ईरान के यात्री थे। तो देखिए मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मुल्ला बहबहानी ईरान से संबंधित है। उसके अलावा देखिए आपका कहा जा रहा है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है, तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित आपका विभिन्न रिपोर्ट जो है वो आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, उसके अलावा लैंड सर्वे है एवं सेटलमेंट रिपोर्ट है वो, फोर्ट विलियम और इंडियन हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज़ है। उसी तरह से 38 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये राजनीतिक नीतियों की आपकी प्रकाश डाला गया है। तो 39 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है 40 नंबर प्रश्नों को देखिए, अपसर यानी गया जो है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो ये रामायण का आपका अंकित है, ठीक है। याद रखिएगा रामायण से अपसर का मंदिर जो है संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 40 का सी हो जाएगा। चलिए अब प्राचीन बिहार को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में हम जानेंगे। तो पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ बिहार में माना जाता है 40,000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ये अनुमानता लगाया गया है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुआ है। तो ये आपका जो है वो तीनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आपका कुल्हाड़ी के फलक, चाकू एवं खुरपी और मेढभंड में मिले हैं। 1, 2 और 3 जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं आपके मुंगेर एवं नालंदा से मिले हैं। तो किसके, तो आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य। तो आपका 3 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्या है, तो मुंगेर और आपका नालंदा में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है। तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो ये आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है वो आपके पूर्व प्रस्तर युग के हैं। तो 4 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपके मुंगेर से मिले हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती कहाँ से मिले हैं, तो आपने पूर्ववर्ती तो अभी देखा है कि आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके पूर्व प्रस्तर से मिले, यानी आदि मानव के जो है आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर से मिले और मध्यवर्ती जो है वो आपका मुंगेर से मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को भी। अगला कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये आपके नौ प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो 6 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा आपका अगला बताया जा रहा है कि बिहार में जो है ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं उपरोक्त सभी से, ठीक है। तो ये आपका ताम्रप्रस्तर युग चिरांद सारण हो गया, चेचर वैशाली हो गया, सोनपुर एवं मनेर हो गया, ठीक है। तो 7 का डी हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है। तो ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जा रहा है। तो चलिए ऐतिहासिक काल का
आरम को बोलेंगे। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो ये पूर्वी भारत में आर्य आते हैं उत्तर वैदिक काल में आते हैं, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार सहित जो है पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो लोहा जो था वो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार का सहायक था। तो याद रखिएगा लोहा था। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार भारत युद्ध के समय जो है वो बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? तो आपके देखिए श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार महाभारत जो है युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? तो ये आपके मगध, विदेह और अंग और एवं लिच्छवी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन एवं निवास का साक्ष्य मिलता है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन एवं निवास का भी साक्ष्य मिलता है? तो ये आपका है, आपका क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वेद के किस ग्रंथ की बात की जा रही है कि बिहार के विदेह राज्यों के में जो है वो आर्यों के आगमन और निवास का वर्णन मिलता है। तो ये आपका मिलता है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेह की प्रथम चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को। तो 5वां नंबर प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो ये आपका कौन था? तो मगध था। तो 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अगला बताया जा रहा है क्या कि जो है वो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म एवं ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये आपका उपनिषद काल में जो है वो आपका विदेह जो था वो आपका ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, उसके अलावा जो विदेह के राजा जनक जो थे वो आपके प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह राज्य, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह राज्य जो था जो जनक जी का जो राज्य था, तो विदेह क्या था? तो आपका यहाँ पे स्कॉलर मतलब व्याकरण और साहित्य एवं दर्शन शास्त्र का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? तो वात्य शब्द का प्रयोग जो है वो मगध के लिए किया जाता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। तो ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बिहार का कौन सा जो राज्य है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो ये आपका विदेह हो गया। डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विदेह जो था वो आपका महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण के बारे में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, चलिए शतपथ ब्राह्मण से है आपका भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए महाजनपद को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाजनपद जो है आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। इनमें से बताया जा रहा है कि कौन जो है वो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में है। तो कितने हैं? तो टोटल 3 है। ठीक है, तो आप देखिए 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, ए का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो इनमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो आपका क्षेत्र में नहीं स्थित था। तो ये वर्ष जो था वो आपका स्थित नहीं था। स्थित कौन था? तो आपका 3 तो अंग, वज्जी और आपका मगध स्थित था, लेकिन वर्ष नहीं था। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। अगला देखें क्या बोला जा रहा है, तो बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? तो ये आपका जो है भागलपुर और मुंगेर में जो अंग महाजनपद स्थित है।
था उस समय। ठीक है, आपका 3 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी चंपा, तो डी आंसर सही हो गया। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना जो भारत के 6 महानगरियों में की जाती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के पटना एवं गया का जो जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है, तो ये आपका जो है वो मगध में सम्मिलित है, तो 5 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी, मगध महाजनपद की राजधानी थी वो गिरिब्रज यानी राजगीर थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपका मगध एवं अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी, तो ये आपकी नदी जो थी वो मगध और अंग को महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी, तो आपका 7 का सी हो जाएगा। देखिए अगला बोला जा रहा है क्या कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है, तो ये बज्जी जो है 8 राज्यों का एक संघ है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो ये चेदी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, कौन कौन सम्मिलित था, तो लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह जो थे वो सम्मिलित थे वज्जी में, लेकिन चेदी नहीं था। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि आपका कहा जा रहा है कि वज्जी संघ की राजधानी थी, तो वज्जी संघ की राजधानी वो वैशाली थी। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, यानी वज्जी संघ की राजधानी भी आपकी क्या थी, वैशाली थी, और लिच्छवी की ही राजधानी वैशाली थी। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के भागों में कौन सा जनपद गणतंत्र था, तो ये वज्जी संघ जो था वो गणतंत्र था। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि आपका जो है ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, तो ये आपका गणतंत्र व्यवस्था जो थी वो आपकी वैशाली में थी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये गिरिब्रज थी आपकी, जिसको राजगीर जानी जाती थी मगध की पहली राजधानी के रूप में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2001 में पूछा गया है कि जो है आपका प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, अंग जो है वो आपका 16 जनपदों में से एक था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी, तो ये मल्लों की राजधानी जो थी वो पावापुरी थी। ठीक है, तो 15 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ज्ञान धर्म को अब देखेंगे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि जैन धर्म के जो वास्तविक एवं आपके वास्तविक संस्थापक और आपके 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपका होता है और कुंडल ग्राम में। ठीक है, उसी तरह ये 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए और ये वास्तविक संस्थापक भी इनको जैन धर्म का माना जाता है, जिनका जन्म कहाँ होता है, कुंड ग्राम में होता है। और अगर देखिए महावीर का जन्म का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बात किया जा रहा है क्या कि महावीर के जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस ज़िले में है, तो कुंडग्राम जो वैशाली में है। और इनका जो जन्म हुआ महावीर स्वामी जी का जन्म का वर्ष आमतौर पे 540 ईस्वी माना जाता है, तो याद रखिएगा 540 ईस्वी महावीर जी का जन्म का वर्ष माना जाता है, पूर्व तक माना जाता है 540 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये वज्जी संघ से जो थे वो सिद्धार्थ उनके पिता का संबंध था, महावीर जी के पिता का संबंध वज्जी संघ से था। ठीक है, वो सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंड ग्राम के शातिर क्षत्रियों के प्रमुख थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, तो आपकी महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी जिसको विदेह दत्ता राजकुमारी थी, तो ये आपकी लिच्छवी की थी। ठीक है, ये कहाँ की थी, तो लिच्छवी की थी। और त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला किसकी बहन थी, तो ये आपकी त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। चलिए
5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो अंतिम उपदेश दिया था तो ये आपका दिया था पावापुरी में, ठीक है। और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है। और यहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 5 का आपका ए हो जाएगा। महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ होती है, तो पावापुरी में होती है। आपको बताया जा रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो 7 का ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो आपका 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से कहा जा रहा है कि आपका प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपके जो थे वो स्थूलभद्र जी थे। तो आपके प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र जी थे, ठीक है। तो 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य किए गए। तो इसमें जो आपका पाटलिपुत्रा में प्रथम आपका जैन संगीति होता है, और इसमें क्या होता है, तो ये आपका जो है कार्य किया गया। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया, और जैन धर्म के 2 भागों यानी श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका बी 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो ये चंपा जो है वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, ठीक है। तो आपका 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आपका कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की बात है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो वो कहाँ जाते हैं, तो गृह त्याग के बाद वो जाते हैं वैशाली के समीप अलारग्राम के आश्रम जाते हैं। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण उरुवेला में मिलते हैं। तो ये आपका 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उरुवेला कहाँ है, तो आपका बोधगया में है। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये आपका बोधगया में ज्ञान प्राप्त होता है। अगला बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये निरंजना नदी थी, ठीक है। इन्हें जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पर क्या हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। तो किनको, तो आपके गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य किए गए। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो राजगीर में होता है। तो कार्य पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था। तो ये आपके बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5 का बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो आपका जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। और देखिए, अगला बोला जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। तो दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो आपका वैशाली में होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो है आपका कौन सा कार्य यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे जो कार्य किया गया था, तो ये आपका देखिए, यहाँ पे जो कार्य किया जाता है द्वितीय में, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासंधि के रूप में विभाजित हुआ, ठीक है। तो यह 2 भागों में विभाजित होता है। तो आपका जो है वो 6 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो 6 नंबर प्रश्न का बोला जा रहा है क्या कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में। उसी के अलावा देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें किए गए कार्य
किया था। इसमें से किए गए कार्य क्या थे? तो ये आपका कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है पाटलिपुत्रा में होता है और कुछ कठोर नियम भी बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन होता है। ठीक है, तो 7 का डी हो गया, आपका आंसर सही हो गया। और ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व में होता है। 251 ईसा पूर्व आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से किस नगर से जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो ये बोध गया, राजगीर, वैशाली तीनों से उपयोग सभी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का संबंध था। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें क्या था सम्मिलित था? तो ये आपका बाढ़ भी था, अग्नि भी था, आंतरिक कला भी था, जो उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, तो आपका 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें बौद्ध जो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म होता है कहाँ? तो नालंदा में आपका सारिपुत्र का जन्म होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि इस पर हमारा क्या है अगला जो आपका डिटेल में। अभी देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मगध साम्राज्य के उत्थान में क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया गया था, आपका मगध को दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ए का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो है मगध को जाता है। अगला, अगर मगध राज्य की राजधानी आरंभिक राजधानी क्या थी? तो ये आपकी गृह ब्रज थी, राजगीर, और आपके राजगृह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपका 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जो है वो मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये आपका बृहद वंश था। तो महाभारत पुराण के अनुसार जो मगध का राजवंश सर्वप्रथम राजवंश था, बृहद वंश था। ठीक है, बृहद राजवंश जरासंध के पिता बृहद से आरंभ होता है। ठीक है, चलिए मगध जनपद का संस्थापक था, तो ये बृहद तथा जरासंध था मगध जनपद का संस्थापक। आपका याद रखिएगा कि आपका 4 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल जो था वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 493 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, यानी बिंबिसार वास्तविक संस्थापक, आपका 5 का ए सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश थे। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे क्या थे? वो महात्मा बुद्ध के मित्र थे। ठीक है, उनको श्रेनिक कहते हैं और आपके कुनिक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, तो 7 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है क्या, तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने जो है वो उपरोक्त सभी के साथ जो है विवाह किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कौशल देवी के साथ, चेन्ना के साथ और खेमा के साथ। तो 8 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका डिटेल। बिंबिसार के ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशला की और खेमा जो थी वो पंजाब की चेन्ना वज्जी संघ की थी। ठीक है, राजकुमारी थी। ठीक है, ये आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्नों को। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ये अंग जीता, आपका 9 का ए। हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। तो आपका 10 का ए आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अजातशत्रु जिसका टाइम पीरियड 483 से 461 ईस्वी ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो है दूसरा जो हर्यक वंश का संस्थापक
आपका जो है वो अजातशत्रु हो जाएगा। राजगीर में दुर्ग और स्तूपों की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो आपका 11 का बी हो जाएगा अजातशत्रु। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि आपको डिटेल में देखना होगा कि वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो ये आपका मगध का शासक कौन था? तो आपका अजातशत्रु था, जिसने क्या किया था? वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था। तो आपका 12 का बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है क्या कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध जो चर्चित नर्तकी थी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली से उनका संबंध था। अगला देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल एवं शिला महाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये लिच्छवियों के विरुद्ध किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में माना जाता है? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है माना जाता है। 15 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो ये आपका उदयन ने किया था। ठीक है, पाटलिपुत्रा जो है वो आपका नगर की स्थापना उदयन ने किया। और अजातशत्रु के बाद क्या होता है कि उदयन जो है वो गद्दी पर मगध की गद्दी पे बैठता है। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। किसको? उदयन को कहा जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि इस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई। तो ये उदयन था। ठीक है, हर्यक वंश का जो आपका अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये नागदर्शक था। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका हर्यक वंश के जो आपके हर्यक वंश के उपरांत क्या होता है कि मगध पे किस वंश का सत्ता स्थापित हुई? तो ये आपका जो वंश था स्थापित सत्ता करने वाला, तो ये आपका शिशुनाग वंश था, जो हर्यक वंश के बाद आता है। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशालियों को भी अपनी राजधानी बनाई? तो ये आपका शिशुनाग था, जो राजू के अलावा वैशाली को भी आपका मगध की राजधानी बनाता है शिशुनाग। उसके अलावा कहा जा रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया और तब से जो है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही? तो ये आपका कालाशोक ने बनाया था पुनः राजधानी। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला बोला जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किसके शासनकाल में किया जाता है? तो ये कालाशोक के समय में किया जाता है और ये वैशाली में किया जाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? तो ये वैशाली में होता है। और कब होता है? तो आपका 383 ईस्वी पूर्व में होता है। और यह द्वितीय बौद्ध संगीति आपका होता है 383 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो ये की गई थी आपका शबक मीर के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो आपको 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदवंश का संस्थापक था। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। ठीक है, तो 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झा तथा श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंदवंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। ठीक है, तो आप देखिए 25 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है? तो मगध के किस शासक को कली का अंश या फिर परशुराम अवतार या फिर क्षत्रियों का नाशक या फिर सर्व क्षत्रांतक एक छत्र और एक राट कहा जाता है? तो ये आपका महापद्मनंद था। ठीक है, और ये क्या था? मगध का शासक था। तो आप 26 को बी आंसर याद रखिएगा। और यह जो है आपका नंदवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ठीक है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये धनानंद जो था वो नंदवंश का अंतिम शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया जाता है? तो यह अजातशत्रु के काल में किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आपका क्या किया जाता है? आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है? तो ये आपका गिरिव्रज यानी राजगीर में किया जाता है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह महाकश्यप ने की थी। आपका 30 का आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम आपका मगध साम्राज्य में जो है कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो ये आपका कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद ने किया था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो था वो सिकंदर महान के
समकालीन था, तो ये आपका घनानंद था, ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो शासक था वो घनानंद था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, तो ये पाटलिपुत्रा को उदयी ने बसाया था। उसी के अलावा देखिए मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित पाटलिपुत्रा को सुरक्षित और किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा नगर बना। तो ये वैशालियों के वज्जी थे, ठीक है। तो इससे क्या आक्रमणों के प्रतिरोध में जो है वो पाटलिपुत्रा को सुरक्षित और क्या किया कि आपके किलों की सुसज्जित किया। तो ये आप 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मौर्य काल। यहाँ पे देखिए मौर्य काल में कहा जा रहा है क्या कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था आपका कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो ये आपकी पाटलिपुत्रा थी। उसके अलावा देखते हैं कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी, तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो होती है 320 ईस्वी पूर्व में होती है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या है कि यूनानी दूत जो मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो ये आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो मेगास्थनीज आता है आपका पाटलिपुत्रा। तो 5 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो मेगास्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में आता है आपका पाटलिपुत्रा में। आपका कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये आपका सिलेकोस था। तो 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, ठीक है। तो आपका 8 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था जो वो आपका चाणक्य था, तो 9 का ए सही हो जाएगा। किसे मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यूनानियों से जो है वो मुक्ति दिलाए थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, तो उनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। आंसर 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें आपको कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो उपलब्ध है, तो वह जो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है ये आपका है इंडिका है, तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि नंद वंश के बाद जो है वो मगध पे किस राजवंश ने शासन किया, तो शासक बनता है नंद वंश के बाद ये मौर्य वंश का किस राजवंश ने शासक किया, तो ये आपका शासन किया था मौर्य वंश ने। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। अगला आपका कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। कौटिल्य का अन्य नाम जो है चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो 14 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा मिलता है कि आपका पाटलिपुत्रा के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो ये मेगास्थनीज जो था विदेशी यात्रा वृत्तांत में मिलता है, तो 15 का सी सही हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का शासक था, तो ये आपका बिंदुसार था जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनता है, साम्राज्य का शासक बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहा करते थे, तो ये आपका बिंदुसार के ही टाइम में रहते थे, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिंगलवत ने ही कहा था कि अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भविष्यवक्ता थे ये, ठीक है, बिंदुसार के टाइम में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया है, तो आपका जो है वो शिलालेख 13 में किया गया है। उसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में शासनकाल में किया गया, तो ये अशोक के शासनकाल में किया जाए, तो 19 का डी हो जाएगा। आपका तृतीय बौद्ध संगीति की बात जो की जा रही है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था आपका मोगलीपुत्र तीस ने किया था। 20 का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया जाता है पाटलिपुत्रा में किया जाता है। 21 का डी आंसर सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कब किया गया, तो आपका 251 ईस्वी पूर्व में वो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो 22 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, तो ये आपका था अशोक जो था वो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो 23 का आंसर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए, किस युद्ध में हुए भारी तबाही एवं जान माल की हानि को देख करके ये अशोक का हृदय क्या वो परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की। तो ये कलिंगा के समय में उसका हृदय परिवर्तन हुआ है। कलिंग अभी प्रेजेंट में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अशोक का धर्म था एक नैतिक आचार संहिता के ऊपर था अशोक का धर्म। अगला देखते हैं, कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था, तो ये पाटलिपुत्रा में स्थित था। अशोक ने अपने धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की, तो बोध गया की यात्रा किया था आपका अशोक ने। 27 का सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था, तो ये 10वें वर्ष जो है वो बोध गया की यात्रा करता है। ठीक है, तो 28 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट। अगला पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि अशोक के जो स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए, तो ये आपका चंपारण से जो है स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि बिहार से जो प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो रुमनी देव जो है वो आपका आपका बिहार से संबंध नहीं है। तो ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो अशोक का स्तंभलेख जो रुमनी देवी वाला नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का क्या उल्लेख मिलता है। प्राची या फिर प्राची यानी प्रांत या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, ये आपकी पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, आपका अगला कहा जाए कि पाटलिपुत्रा में स्थित जो है वो चंद्रगुप्त का महल पुख्ता बना हुआ था, तो ये लकड़ी से बना हुआ था। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रासाद था, तो ये कुम्हरार यानी पटना में जो है वो आपका स्थित था। तो 33 का ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या फिर राजमहल का अवशेष मिला था। ठीक है, तो याद रखिए कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या फिर राजमहल का अवशेष मिला था। 33 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 34 नंबर प्रश्नों को, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि उनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये एरियन ने कहा था। आपका 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 35 नंबर प्रश्नों को कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कीर्ति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो ये आपका फाहियान ने कहा था, देवों द्वारा निर्मित आपका कीर्ति। ठीक है, तो 35 का भी आंसर हो जाएगा। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का क्या निर्माण करवाया था, तो ये आपका अशोक था। तो आपका ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, आपका चौपाड़ और कर्ण जो था ये आपका क्या था, आजीविकों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में उस प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो ये दशरथ ने करवाया था। 37 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। ठीक है, 37 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त होती, तो ये दीदारगंज पटना से आपका मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी मूर्ति प्राप्त हुई, तो दीदारगंज पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दीदारगंज का चामर जो मूर्ति है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो 38 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्नों को, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये लोहानीपुर से प्राप्त हुई। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो कहाँ किया गया, तो मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है, तो 40 का
बी हो जाएगा। अगला देखिए, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो याद रखिए 41 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि अशोक के जो शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका नगर था पाटलिपुत्र, जहाँ पे बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। 42 का भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 43 नंबर प्रश्न में किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी II ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो पाटलिपुत्र जो आते हैं डियानीसियस नामक राजदूत को लाया जाता है। ये डियानीसियस ही आते हैं पाटलिपुत्रा में। तो ये बिंदुसार के समय में आते हैं। और ये किस राजा के द्वारा भेजे गए थे? तो आपका मिस्र के राजा जो थे वो फिलाडेल्फस टॉलमी II जिनको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किस विद्वान के जो अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोतस यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? तो ये स्ट्रॉम्बे के द्वारा किया गया था। किस विद्वान के अनुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथा उपनाम धारण किया था? 44 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन भंगत के किस शासक के दरबार में हुआ था? यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये आपका बिंदुसार के दरबार में हुआ था। ठीक है, यानी यूनानी दूत डिमोल्कस का आगमन बिंदुसार के समय मगध में होता है। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाबरू स्तंभ है। तो आपका 46 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किसने जो है आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने जो है वो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो आश्रय गृह के रूप में किया था। जो 47 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये अशोक की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा थी। तो 48 का ए आंसर सही हो जाएगा। मौर्य काल में बोला जा रहा है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्य एवं 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? तो मेगास्थनीज का था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो था आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह जो है वो सही है की बात की जा रही, सही बताना है। यह केंद्रीकृत सत्ता थी, तो बिल्कुल सही। करों का बोझ अधिक था, बिल्कुल सही। प्रशासन जो है वो प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अशोक के संबंध में जो कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन सही है तो इसमें बोला जाए कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल। उसने प्राण हित और कल्याण के उपाय भी किए, बिल्कुल सही। 51 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो ये आपका अशोक था। ठीक है, 52 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, धम्म महामात के कार्य थे, तो धम्म महामात के कार्य थे जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपके धम्म नीति या फिर क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय जो करना था वो धम्म महामात के कार्य थे। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? तो ये आपका जो थे वो उपयुक्त कोई नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो है 54 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन विद्वानों में से किनका नाम आता है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका तीनों का नाम जो आता है। ठीक है, देखिए ये आपके जो है कौटिल्य भी हो गए, पाणिनि भी हो गए, उपावर्ष भी हो गए। ठीक है, तो ये विद्वान थे आपके किस टाइम में? मौर्यकालीन में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन आपके स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए आपका दीदारगंज स्थित पाटलिपुत्र स्थित आपके राजप्रसाद के अवशेष, बिल्कुल सही। दीदारगंज की यक्षी मूर्ति, बिल्कुल सही। और बराबर की गुफा, ये भी सही। ठीक है, 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो धम्म नीति की जानकारी मिलती है आपका द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से
और द्वादश शिलालेख से, ठीक है। तो आपका द्वितीय स्तंभ लेख हो गया, आपका 7वें शिलालेख हो गया, और द्वादश शिलालेख से आपको मिलता है अशोक की धर्म नीति की जानकारी 57 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए, तो कहा जा रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को समझाया गया। तो दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया 9वें शिलालेख में 58 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में जो है कौन सा जो है वो शामिल कारण नहीं था। तो ये आर्थिक संकट बिल्कुल नहीं था मौर्य काल में जो थे पतन का, ठीक है। क्या क्या था तो देख लीजिए, आपका विदेशी आक्रमण था, अयोग्य शासक हुए और प्रांतीय विद्रोह भी होता है। तो 59 का सी आंसर आपका नहीं था, यानी आर्थिक कारण जो था वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो आप 59 का सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया है। आज हम लोग यहीं तक मौर्य काल तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, और इसी तरह से पढ़ते रहिए।